सो हाय गाइस, कॉटेन सीरीज़ के इस वीडियो में आज हम वेरार्क्स की बात करने वाले हैं। इससे पिछले वीडियो में हमने जेनरिक्स कवर किया था और भी कई टॉपिक्स हमने कवर किए हैं। सो अगर आपने चेकआउट नहीं किए सो डू चेक देम आउट। अब इस वीडियो में हम वेरार्क्स की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वेरार्क्स का जो टॉपिक है समवॉट रिलेटेड टू एरे है। सो उस वक्त ये मैंने कवर नहीं किया था, सो मैं अब इससे कवर करूँगा। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। देखते हैं कि वेरार्क्स क्या है और उसका यूज़ हम कैसे कर सकते हैं। नाउ कंसिडर कि मुझे एक फंक्शन बनाना है, सिर्फ फन प्रिंट इंटीजर्स। नाम से ही समझ में आ रहा है इस फंक्शन में मैं क्या करने वाला हूँ, इंटीजर्स को प्रिंट करने वाला हूँ। पर मुझे एक नहीं, मुझे बहुत से इंटीजर्स जो कि मुझे इस फंक्शन के आर्ग्यूमेंट में मिलेंगे, मैं उन्हें प्रिंट करना चाहता हूँ। ओके, सो मुझे ये नहीं पता है कि मुझे कितने इंटीजर्स मिलने वाले हैं, ये कौन से इंटीजर्स मिलने वाले हैं। मुझे बस फंक्शन लिखना है जो कि इंटीजर को प्रिंट करे, और वहाँ पर भी मुझे जो इंटीजर्स है वो एज आर्ग्यूमेंट मिलने चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मुझे कितने इंटीजर्स मिलेंगे, तो मैं उनके लिए वेरिएबल्स तो क्रिएट नहीं कर सकता। आई डोंट नो कि 5 इंटीजर होंगे, 6 होंगे, 7 होंगे, या कितने इंटीजर्स होंगे। तो सबके लिए मैं इंडिविजुअली तो एक एक वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट नहीं कर सकता, एक एक आर्ग्यूमेंट क्रिएट नहीं कर सकता। तो ऐसे केसेस में हम हमेशा क्या यूज़ करते हैं, वेर आर्ग्स का यूज़ करते हैं। वेर आर्ग नाम से ही समझ में आ रहा है, वेर आर्ग यानी वेर और आर्ग से। तो वेर यानी वेरिएबल, आर्ग यानी आर्ग्यूमेंट, यानी जब भी आपके पास वेरिएबल आर्ग्यूमेंट्स हो, जबकि आपको आर्ग्यूमेंट्स कितने होंगे आपको पता नहीं होगा, इन दैट केस आप वेरिएबल आर्ग्यूमेंट्स यानी वेर आर्ग का यूज़ कर सकते हो। तो इन दिस केस मैं आपको कुछ ऐसा कर सकता हूँ, वेर आर्ग में एक ही मतलब जो हमारे जैसे हमारा एक पैरामीटर का नाम होता है वो हमें नाम देना है। तो यहाँ पे मैंने पैरामीटर का नाम दे दिया ए, या आपको जो भी देना है, नंबर्स दे देते हैं, नंबर्स। और अब ये जो वेरिएबल आर्ग्यूमेंट्स होंगे ये कौन से टाइप के होंगे, यानी ये जो नंबर्स में, नंबर्स क्या डिनोट कर रहा है, ये हमारा वेरिएबल या पैरामीटर का नाम है जिसके अंदर की हमारा सारा का सारा वेरिएबल सेट हमें मिलेगा। ओके, सो अब वो वेरिएबल्स कौन से टाइप के हैं हमें वो बताना है। तो मैं यहाँ पे इंटीजर्स को प्रिंट करना चाहता हूँ, सो मैं यहाँ पे टाइप दूंगा इंट। ओके, अब मुझे यहाँ सिंपली एक लूप लगाना है, फॉर अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आई इन, क्या है हमारे वेरिएबल्स का नाम, नंबर्स। सो यानी जो भी हमें सेट ऑफ नंबर्स मिल रहा है उसके ऊपर हम इटरेट कर रहे हैं और हमें सिंपली उन्हें प्रिंट करना है, println आई। ओके, अब हम इस फंक्शन को ज़रा कॉल करके देखते हैं, प्रिंट इंटीजर्स, और हमें यहाँ पे जितने इंटीजर्स आपको पास करना है पास कर सकते हो। कोई फिक्स काउंट नहीं है कि आपको 4 देना है, 5 देना है, ये कितने ऐसे फिक्स इंटीजर्स होने चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जितने चाहो उतने इंटीजर्स दे सकते हो। सो अब हम इसको रन करते हैं, लेट्स सी। सो आप यहाँ पे आउटपुट में देख सकते हो जितने इंटीजर्स हमने दिए थे उतने जो हैं वो प्रिंट हो गए। अब अगर मैं इसको कम कर दूँ, जैसे भी मैंने अभी 4 कर दिया, एंड अब अगर हम देखें सो अब जितने इंटीजर्स थे, 4 इंटीजर्स थे तो 4 प्रिंट हो गए। तो बेसिकली यहाँ पर ये वेरिएबल नंबर ऑफ़ इंटीजर्स जो है हम यहाँ पे पास कर रहे हैं। ओके, वेरिएबल नंबर ऑफ़ आर्ग्यूमेंट्स जो है हमारा वो पास ऑन हो रहा है। सो जो भी हम पास कर रहे हैं एज नंबर्स रिसीव हो रहा है, हम उससे इटरेट कर रहे हैं और उसे प्रिंट कर रहे हैं। वेरी सिंपल। सो नाउ द थिंग इज़, यहाँ पर आपको ये लग सकता है कि हम यहाँ पे वेरार्क्स यूज़ ही यूँ कर रहे हैं, हम चाहे तो एरे भी तो यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एरे भी क्या करता है, मल्टीपल एलिमेंट्स ऑफ सेम टाइप स्टोर करता है। तो बिल्कुल सही है, हम यहाँ पर एरे यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पे नंबर्स को अगर मैं यहाँ पे एरे ऑफ इंट डिफाइन कर देता हूँ, सो इन दैट केस नंबर्स जो है अब क्या होगा, एक एरे ऑफ इंटीजर्स होगा। और यहाँ पर भी मुझे क्या करना होगा, कि एरे पास करना होगा। सो मैं एरे ऑफ फंक्शन बनाऊँगा और यहाँ पर एरे ऑफ फंक्शन से एक एरे बनाऊँगा और उसके अंदर मैं मेरे एलिमेंट्स को दे दूँगा, राइट। और अब हम अगर इसको रन करते हैं, इट विल बिहेव द सेम वे, कुछ डिफरेंस नहीं आएगा। ये सेम वही एलिमेंट्स को ट्रैवर्स करके इटरेट करके प्रिंट कर रहा है। डिफरेंस क्या है दोनों में, एडिशनल ओवरहेड। अभी देखिए वेरार्क्स मैंने डिफ़ाइन किया, मैं सिंपली जितने नंबर्स है मैं उन्हें पास कर दूँगा और ऑटोमेटिकली वो एक कलेक्शन के तौर पे पास हो जाएंगे। ओके, ग्रुप होके पास हो जाएंगे। लेकिन वहीं जब मैं एरे अगर इसका टाइप यूज़ करूँगा, तो पहली बात तो एक एरे का साइज़ फिक्स्ड होता है, एंड मोर ओवर हमें एरे अलग से क्रिएट करके पास करना पड़ेगा, राइट। सो अगर आपके पास ऑलरेडी एरे है और आपको उसको पास करना है, सो आप यूज़ कर सकते हो। बट अगर आपके पास एरे नहीं है या आपको आइडिया नहीं कि कौन से नंबर्स होने वाले हैं, सो इन दैट केस इट्स प्रेफरेबल कि आप क्या यूज़ करो, वेरार्क्स यूज़ करो। क्योंकि अब आप नंबर्स को लोगे, फिर अगेन उनका एक एरे बनाओगे, फिर उसको पास करोगे। इट्स रादर बेटर कि आप सीधा नंबर्स को एज वेरार्क्स पास कर दो। ओके, सो अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे, सो मैं पहले एक कंट्रोल Z कर देता हूँ, या अब हम वेरार्क्स में आ गए।
अब जब मैं यहाँ पे नंबर्स लिखा, यहाँ पर आप चेक करिए नंबर्स के बाजू में भी लिख के आ रहा है कि इट्स एन इंटीजर एरे। सो इंटरनली वेराग्स भी जो एलिमेंट्स को ले रहा है उसे एज एन एरे ही रख रहा है। ओके और यहाँ पर भी जब मैंने यहाँ पे नंबर्स, और यहाँ पर भी जब मैं एरे डिफाइन कर रहा था, राइट, यहाँ पर भी जब मैं एक एरे डिफाइन कर रहा था, सो अब देखिए एरे ऑफ टाइप एरे ऑफ जब मैं एरे ऑफ फंक्शन को भी यूज़ कर रहा था, तो यहाँ पर भी अब देखिए कि एरे ऑफ एज पैरामीटर क्या लेता है, वेराग एलिमेंट्स ऑफ टाइप टी, यानी जितने एलिमेंट्स आप देना चाहो दे सकते हो ऑफ टाइप टी, और वेर आग है यानी आप ऑब्वियस सी बात है एनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैन बी पास्ड। ओके सो आई होप आपको वेर आग का कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आया होगा क्यों, किस लिए है और क्यों है ना। अगर हम चाहें सो हम एरे ऑफ इंटीजर्स को ये प्रिंट इंटीजर फंक्शन जो कि वेराग ले रहा है उससे पास कर सकते हैं, यानी वेराग्स के बदले हम एक एरे भी पास ऑन कर सकते हैं। कैसे? पहले उसके लिए हम एक एरे बनाएंगे। सो आई इज़ इक्वल्स टू एरे ऑफ फंक्शन का हम यूज़ करेंगे यहाँ पे अभी 1 2 3 या 5 and 4, राइट। सो ये मेरा एक एरे है। सो अभी मैं चाहता हूँ कि मैं प्रिंट इंटीजर वाला जो फंक्शन है उसे क्या करूँ, मेरा एरे पास ऑन करूँ। सो प्रिंट इंटीजर्स, सो ऑब्वियस सी बात है वेराग एक्सपेक्ट कर रहा है अगर मैं सीधा ए दूंगा जो कि एक एरे ऑफ टाइप इंटीजर है, सो ये मुझे एरर तो देगा ही, राइट। सो यहाँ पे ये मुझे एरर भी देगा टाइप मिसमैच का कि रिक्वायर्ड इंट है और मैंने एरे दिया है। तो यह सजेशन में भी मुझे दे रहा है कि हम क्या कर दे, एस्ट्रिक लगा ले। एस्ट्रिक यानी स्प्रेड ऑपरेटर। तो ये क्या कर रहा है, बेसिकली स्प्रेड ऑपरेटर का काम क्या होता है, तो स्प्रेड ऑपरेटर हमें ये कंपाइलर को ये बता रहा है कि जो एरे है इसको अनरैप करो, यानी ये एरे जो है इंटीजर टाइप का, इसको अनरैप करके उसे एक अलग से आर्ग्यूमेंट के तौर पे पास करो। ओके सो ये स्प्रेड ऑपरेटर का काम है। ओके सो अगर हमारे पास अभी ठीक है, सो अभी हमें एक एरर आ रहा है। एरर क्या आ रहा है कि रिक्वायर्ड इंट एरे है और हमने दिया एरे ऑफ टाइप इंट है। डिफरेंस क्या है दोनों में? सबसे पहली बात तो मैं यहाँ पे समझा देता हूँ कि यहाँ पे ये इशू आ क्यों रहा है। तो अभी अगर जब हमने नंबर्स को थोड़े टाइम पहले जब हम नंबर्स को लिख रहे थे तो हमने देखा था कि एक इंट एरे है। इंट एरे यानी क्या, तो सी वेराग्स जो है वो इंटरनली क्या करता है, जो हमारा जो भी एलिमेंट्स उन्हें क्या करता है एरे के फॉर्म में ही कन्वर्ट करता है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि वेराग जो है नंबर ऑफ टाइप इंट, तो ये इसको आप देख सकते हो कि टाइप ऑफ इंटीजर है। ओके और वहीं स्प्रेड ऑपरेटर जो है वो क्या कर रहा है, वो एरे ले रहा है और उसको कह रहा है कि अनरैप करके एज वेराग पास करो। तो इतना तो थिंग क्लियर है, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ आपको समझनी है कि वेराग जो इंटरनली एरे के फॉर्म में रखता है, सो अगर प्रिमिटिव डेटा टाइप है जैसे इंटीजर हुआ, लॉन्ग हुआ, बुलियन हुआ, ये सब क्या है, प्रिमिटिव डेटा टाइप है। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप के केस में वो उनका एक अलग सा एरे बनाता है। जैसे आप यहाँ पे देखो, इट इज़ नॉट एरे ऑफ टाइप इंट, इट इज़ इंट एरे। ओके तो प्रिमिटिव टाइप्स का एक एरे बनाता है इंटरनली। ओके सो आई होप दिस इज क्लियर। फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं। लुक गाइस, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, सो जस्ट पे सम अटेंशन। सो जब हम प्रिमिटिव डेटा टाइप्स का वेराग रखते हैं, जब हमारा वेराग का जो टाइप है वो प्रिमिटिव डेटा टाइप हो, इंट, लॉन्ग, बुलियन, फ्लोट, तो इन दैट केस ये क्या करता है, इंटरनली प्रिमिटिव टाइप्स का ही एक एरे बनाता है। जैसे इंटीजर है तो इंट एरे बना रहा है, एरे ऑफ इंट नहीं बना रहा है। दोनों में डिफरेंस क्या है, इंट एरे इट्स काइंड ऑफ प्रिमिटिव एरे ऑफ टाइप इंटीजर, वहीं यहाँ अगर आप इस पे मैं होवर करूँ तो ए क्या है, एरे ऑफ टाइप इंट। तो यहाँ पे जो इंट है ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पर जो था, यहाँ पर जो हमारे पास नंबर का जो टाइप आ रहा था इंट एरे, ये कोई ऑब्जेक्ट एरे नहीं, ये लिटरल्स का एरे है। ओके सो इसीलिए टाइप मिसमैच का एरर आ रहा है हमें। सो इसीलिए अगर आप यहाँ देखेंगे, अब हम इसको ठीक कर देते हैं, और यहाँ पर अगर आप अब होवर करोगे सो आप यहाँ पे दिखाएगा कि रिक्वायर्ड हमें इंट एरे है, क्योंकि कंपाइलर ने वेराग का जो है टाइप है, वेराग का जो टाइप इंट है, तो इंटरनली उसने इंट एरे स्टोर कर रखा है। तो इसलिए रिक्वायर्ड क्या है, इंट एरे है, और हमने दिया क्या है, एरे ऑफ टाइप इंट, यानी हम क्या दे रहे हैं, एरे ऑफ टाइप इंटीजर, ऑब्जेक्ट का एरे दे रहे हैं, इसीलिए टाइप मिसमैच हो रहा है। तो इन दिस केस हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक फंक्शन आता है इंट एरे ऑफ, ओके यहाँ पे इंट एरे ऑफ दिस फंक्शन। जैसे ही हमने इंट एरे ऑफ दिया इट विल वर्क फाइन। अब हम इसको रन करते हैं एंड लेट्स सी द आउटपुट। सो आई होप आपको समझ में आएगा कि ये रीज़न क्या था। लेकिन यही चीज़ अगर मैं स्ट्रिंग के लिए रख दूँ, अब मान लेते हैं कि यहाँ पर स्ट्रिंग मैंने कर दिया, ओके
सुन, अब इन सबको भी मैं स्ट्रिंग बना देता हूँ। ओके, यहाँ पे इंट एरे हमें हटाना पड़ेगा। अब ये एरे ऑफ फंक्शन से ही बनाया है और इन सबको अब मैं क्या कर रहा हूँ, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ। ओके, लेकिन सी, अब जब मैंने स्ट्रिंग दिया तो अब यहाँ पर कुछ एरर नहीं आया। क्यों एरर नहीं आया? तो सी, अब अगर आप नंबर्स का टाइप देखोगे तो यहाँ पर ये एरे ऑफ स्ट्रिंग ही है। ओके, सो बेसिकली द रीज़न जो यहाँ पे ऐसा हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे रीज़न ये है कि अगर आप देखोगे सो स्ट्रिंग जो है वो एक ऑब्जेक्ट टाइप ही है। तो यहाँ पर ए अगर एरे ऑफ टाइप स्ट्रिंग है तो इंटरनली भी जब कंपाइलर उसे स्टोर कर रहा है, वैराग को स्टोर कर रहा है ऑफ टाइप स्ट्रिंग, तो वो एक एरे ऑफ टाइप ऑब्जेक्ट ही स्टोर कर रहा है। समझे? सो यहाँ पर जैसे कि मैंने अभी दिखाया भी था इधर, सी ये एक एरे स्टोर कर रहा है ऑफ टाइप स्ट्रिंग जो कि एक ऑब्जेक्ट है। लेकिन इन केस ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप, जब प्रिमिटिव डेटा टाइप का वैराग होता है हमारा, इन दैट केस वो वाला इशू आता है, क्योंकि प्रिमिटिव डेटा टाइप के केस में वो इंटरनली प्रिमिटिव टाइप का एरे बना के स्टोर करता है, ऑब्जेक्ट वाला नहीं स्टोर करता है, और हम जो क्रिएट करते हैं वो ऑब्जेक्ट वाला होता है। इसलिए हमें एडिशनल कन्वर्जन की नीड पड़ी। सो ये एक वैल्यूएबल कंटेंट है गाइस, क्योंकि ये आपको कोई भी साइट में नहीं मिलेगा। सो डू मार्क इट आउट। सो नाउ ऐसा तो नहीं हो सकता है कि हमेशा फंक्शन के अंदर सिर्फ एक ही आर्ग्यूमेंट हो सकता है कि हमें और भी एडिशनल आर्ग्यूमेंट्स की नीड पड़े वैराग के साथ साथ। तो अब मैं वैराग से पहले एक आर्ग्यूमेंट रखता हूँ, से अ वेरिएबल ए और एनीथिंग से बी ऑफ टाइप कोई दूसरा रखते हैं स्ट्रिंग। ओके, सो बी जो है वो स्ट्रिंग टाइप का है, एंड देन उसके बाद में नंबर वैराग इंटीजर टाइप का है। सो यहाँ पर आप देखोगे तो ऑब्वियस सी बात है, इसको बी की नीड है और यहाँ पे 1 को कंसिडर कर रहा है, बट 1 ऑब्वियसली इंटीजर है और स्ट्रिंग नहीं है। सो हम यहाँ पर एक स्ट्रिंग दे देते हैं। ओके, सो अब यहाँ पर आप कुछ भी दे सकते हो, राइट। सो इन दिस वे अब यहाँ पर अब मैं बी को अगर एक्सेस करूँगा, प्रिंट ln b $b, and let's see it works or not. so b को ऑब्वियस सी बात है हमने जो पास ऑन किया था वही है, बट व्हाट इफ b का जो टाइप है वो टाइप वैराग का ही टाइप हो, यानी वैराग अगर इंटीजर है सो b भी इंटीजर हो, तो इन दैट केस क्या होगा। सो अब मैं यहाँ पे इसका टाइप बदल रहा हूँ, इंट कर रहा हूँ, और यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है ये इंटीजर नहीं है, तो मैं एक अलग नंबर देता हूँ 7। सो अब यहाँ पे डबल कॉमा हो गया। सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इवन इफ़ अगर मेरे वैराग्स के पहले एक दूसरा आर्ग्यूमेंट है ऑफ टाइप जो कि वैराग का ही टाइप है, या इन दिस केस इंटीजर, वैराग का टाइप इंटीजर है और उसके पहले भी जो आर्ग्यूमेंट है उसका भी टाइप इंटीजर है, तो इन दैट केस इट वर्क्स फाइन, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहला आर्ग्यूमेंट है वो उसको पहला वाला बी जो है उससे कंसिडर करता है, एंड देन जो बच गए हैं वो उन सबको एज वैराग कंसिडर कर ले रहा है। ओके, सो दिस आई गेस शुड वर्क फाइन। एक बार प्रिंट करा के देखते हैं, आंसर में हमें 7 आना चाहिए। सो या इट वर्क्स। अब प्रॉब्लम तब होगा जब हमारा ये आर्ग्यूमेंट जो है इसके बाद होगा, वैराग के बाद होगा। ओके, सो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ और अब मैं बी को ऐड करता हूँ इसके बाद। ओके, यहाँ पे इंटीजर के बाद कॉमा, एंड यहाँ से हमें कॉमा हटाना है। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, 7 को मुझे यहाँ पास ऑन करना है। ओके, सो अब यहाँ पे सीन आएगा। क्यों सीन आएगा? क्योंकि अब सी वैराग इंटीजर टाइप का है, उसके बाद में अगर कोई दूसरा वेरिएबल में इंटीजर टाइप का ऐड करता हूँ सो ये कंपाइलर के लिए आइडेंटिफाई करना प्रॉब्लम हो जाएगा। जैसे वैराग क्या बोलता है, वेरिएबल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट, कितने भी आप आर्ग्यूमेंट दे सकते हो। सो भले ही मैं ये सोच के दे रहा हूँ कि 7 जो है वो क्या है, मेरा b का वैल्यू है, लेकिन कंपाइलर उसे क्या कंसिडर कर रहा है कि वो वैराग का ही पार्ट है। वो कंसिडर कर रहा है कि हमने 5 वैल्यूज़ दिए हुए हैं, किसके लिए, नंबर्स के लिए। सो अब इसलिए हमें यहाँ पे एरर में क्या दे रहे हैं, नो वैल्यू पास फॉर पैरामीटर b। इसका कहना है कि b के लिए आपने कोई भी पैरामीटर वैल्यू दी नहीं है, बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि b7 जो है वो b का वैल्यू है। ओके, सो ऐसे केसेस अराइज होते हैं। ओके, सो इसके लिए हम क्या करें, सो ऐसे केसेस में हम नेम्ड आर्ग्यूमेंट्स का यूज़ करेंगे। सो क्योंकि मुझे ये 7 एज b का वैल्यू देना है, सो b इज़ इक्वल्स टू 7 देता हूँ। सो अगर आपको नेम्ड आर्ग्यूमेंट्स के बारे में ज़्यादा डिटेल में जाननी है, आप हमारा फंक्शन वाला वीडियो देख सकते हो, उसके अंदर मैंने इन डिटेल बताया है
कि नेम्ड आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं और उन्हें हमें कब यूज़ करना चाहिए। सो यहाँ पर b का वैल्यू मैंने स्पेसिफाई कर दिया। इन द सेम वे अगर मैं चाहूँ तो मैं अगर मेरे पास और भी वेरिएबल्स है तो उन्हें भी मैं नेम्ड आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू स्पेसिफाई कर सकता हूँ, इवन वेरिएबल्स को भी। एंड हाँ, वन मोर थिंग, अगर आप चाहो तो आप यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी स्पेसिफाई कर सकते हो। इन दैट केस आप अगर यहाँ पे वैल्यू पास भी नहीं करोगे तो वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू ले लेगा। आप मल्टीपल वेरिएबल्स भी रख सकते हो फंक्शंस में, आपको नेम्ड आर्ग्यूमेंट्स का यूज़ करना पड़ेगा। सो इवन दैट इज़ फाइन। ओके, सो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी, वेरिएबल्स क्या है और उसे हमें कब यूज़ करना चाहिए और किस लिए यूज़ करना चाहिए। सो थैंक यू।